हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। तो पहले इसके जो पहले और दूसरे चैप्टर हैं वो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा 1991 से अब तक के आर्थिक विकास, ठीक है ना। जो भी आर्थिक विकास हुए, जो भी आर्थिक सुधार हुए, उन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले के जो 2 चैप्टर है उसमें हमने भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही थी इसको देखा था, कि पहले स्वतंत्रता से कैसी हमारी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से बदलाव किए गए थे, लेकिन जो बदलाव किए गए थे क्या वो काफ़ी बदलाव थे या उनमें कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है ना। और अगर कमियां रह गई थी तो कौन से और नए सुधार करने जरूरी थे। तो इन सब चीज़ों को हम जो है डीपली इसमें अध्ययन करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से है, ठीक है ना। इसमें आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी PDF नोट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो दे दी जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो eklavyastudypoint.com नाम से है, ठीक है। तो जानते हैं आज कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1991 से अब तक हुए आर्थिक सुधार क्या क्या रहे हैं भारत के अंदर, ठीक है ना। जिसके अंदर उदारीकरण देखेंगे, निजीकरण देखेंगे और वैश्वीकरण देखेंगे, ठीक है ना। तो जिनको क्या कहा जाता है, LPG भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी नीतियों की क्या विशेषता रही ये देखेंगे और मूल्यांकन करेंगे कि भाई किस तरह से इन नीतियों ने भारत को फायदा पहुंचाया, ठीक। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि भारत में जो एक विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसको देखेंगे। और GST देखेंगे कि भारत में नई प्रकार की किस तरह से कर व्यवस्था आई थी। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में 1991 से अब तक जो हुए आर्थिक सुधार, ठीक है ना। तो किस तरह के आर्थिक सुधार थे और क्यों आर्थिक सुधारों को करना जरूरी था, इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो जानते हैं आर्थिक सुधार क्या होता है। तो आर्थिक सुधार से तात्पर्य आर्थिक नीतियों के एक समूह से है जिसका उद्देश्य विकास और वृद्धि की गति को तीव्र करना होता है, ठीक है ना। तो आर्थिक सुधार का मतलब क्या होता है, आर्थिक सुधार का यह मतलब होता है कि किस तरह से हम एक कुछ आर्थिक नीतियां बनाएं और उस आर्थिक नीतियों से अपना क्या कर सके, विकास और वृद्धि कर सकें, ठीक है ना। तो ये आर्थिक सुधार का मेन जो होता है मकसद होता है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभों को, ठीक है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ मिलाकर मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई थी, ठीक है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत ने क्या अपनाई थी, एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई थी ताकि वो समाज में क्या कर सके, सामाजिक न्याय ला सके, ठीक है। वो ये नहीं चाहते थे कि भाई अमीर और ज्यादा अमीर हो जाए और गरीबों को कोई सुविधा ना मिल सके। तो इसलिए भारत ने क्या किया, दोनों की मिलीजुली जो अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, उसको मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई थी जिससे हम क्या कर सके, भारत के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकें। तो ये भारत का जो था एक सोचना था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नियंत्रण और विनियमन में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व रहा, इसलिए कंट्रोल किसके पास रहा, क्योंकि भारत के पास मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक न्याय करना था, इसलिए सारा का सारा जो कंट्रोल होता था वो किसके नियंत्रण में था, ज्यादातर वो सरकार के नियंत्रण में होता था, ठीक है। और निजी क्षेत्र की अनदेखी की गई, ठीक है ना। तो जो निजी क्षेत्र होते थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र में बहुत कम निवेश हुआ, ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने ध्यान भी नहीं दिया और उस टाइम लोगों ने उसमें निवेश करना भी नहीं चाहा, ठीक है ना। तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है, जिनको हम आगे देखेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व के कारण विभिन्न नियम और कानून स्थापित किए गए, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा भाई सामाजिक न्याय जरूरी है, क्योंकि अगर निजी हाथों में चला जाएगा तो इससे जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, उनको हो सकता है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी नीतियां लागू कर दी, बहुत सारे जो है कानून बना दिए गए निजी क्षेत्रों के लिए, जिसके विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। और इससे जो थे, जो निजी क्षेत्र थे वो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे, ये बड़ी समस्याएं थी, ठीक है। तो भारत में आर्थिक सुधारों के कारण अब बात करते हैं कि भाई आर्थिक सुधार हमें समझ में आ गया, भाई आर्थिक सुधार किस लिए जरूरी थे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी कमियां आ रही थी, ठीक है। अब जानेंगे कि कौन कौन से कारण थे भारत के अंदर जिसने आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित किया था। तो सबसे पहले देख वो था आर्थिक ठहराव का, ठीक है। 1990 के दशक की शुरुआत में अगर शुरू किए गए सुधारों से पहले की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि, अकुशलता और व्यापक गरीबी के स्तर पर थी, ठीक है ना। तो भारत में जो सुधार किए गए थे, यानी जब भारत आजाद हुआ, ठीक है ना, तो उस समय भी बहुत सारे सुधार किए गए थे, ठीक है ना। और सुधार का मेन कारण यही था क्योंकि भारत में क्या था, जो वृद्धि थी वो काफी धीमी थी, अकुशलता थी और व्यापक गरीबी थी। तो भारत ने बाद में बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी नीतियां बनाई, लेकिन वो भी जो थे इन सब चीजों को रोक नहीं पाए, ठीक है ना। यानी अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में ये भी क्या हो रहे थे, वादक बन रहे थे। तो ये भी एक समस्याएं थी जो आर्थिक विकास के लिए भारत को
प्रेरित कर रही थी कि भाई जो हमने आर्थिक सुधार की नीतियां बनाई हैं वो काफी नहीं है, हमें कुछ और सुधार करने चाहिए। तो इस ठहराव ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता को उजागर किया। ठीक है ना, तो जो नीतियां बनाई गई थी वो नीतियां काफी नहीं थी, ठीक है ना, और भी नीतियों को बनाना जरूरी था। और उन नीतियों को बनाने के लिए हमें क्या करना था, संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत थी। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी उसमें जो उसकी जो संरचना थी उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, आर्थिक ठहराव था और हमारी जो नीतियां थी वो आर्थिक ठहराव के कारण थी, इसलिए हमें क्या करना था, अपनी नीतियों में कुछ सुधार करना जरूरी हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं लाइसेंस राज की अकुशलताएं। ठीक है ना, तो जो हमारे यहाँ पता है कि जो निजी व्यवस्थाएं, यानी जब निजी तौर पर ये कहा गया कि भाई जो लोग निजी अपना कुछ भी इंडस्ट्री या जो भी चीजें करना चाहते हैं उनको भी छूट दी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, तो वहाँ पे निजी जो क्षेत्र थे उनको भी प्रोत्साहन दिया गया था कि भाई आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके तहत क्या कर दिया गया, कुछ कानूनी प्रक्रिया लागू करी गई थी, जिसमें एक थी लाइसेंस राज। ठीक है ना, तो लाइसेंस राज क्या होता था कि लाइसेंस राज जो होता था, अगर किसी भी इंडस्ट्री को कुछ भी काम करना है तो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा लाइसेंस के थ्रू। ठीक है ना, जब उसको लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद ही वो क्या कर सकता था, कोई भी इंडस्ट्री या कुछ उद्योग लगा सकता था। तो इस जो लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई गई इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी अकुशलताएं देखने को मिलती हैं। यानी ये जो बनाई गई थी, ये जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, इसने जो क्या किया, निजी क्षेत्रों को काफी परेशान करने का काम किया। तो भारत में आर्थिक सुधार के शुरुआती दौर में भारी सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन, ठीक है ना, यानी क्या कर रखा था भारत ने, हस्तक्षेप और विनियमन, यानी जो भारत की जो सरकार है जो चाहेगी वही चीज जो होगी बनेगी। ठीक है ना, तो इस पे नियंत्रण ले रखा था भारत ने। तो जिसे अक्सर लाइसेंस राज के रूप में भी जाना जाता है, इसने उद्यमशीलता को दबा दिया, प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न की और संसाधन का आवंटन जो था, ठीक है ना, उसको भी क्या किया, अकुशलता को जन्म दिया। इस प्रणाली को खत्म करने और बाजार उन्मुक्त नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सुधार की आवश्यकता थी। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ क्या थी, लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, और जो लाइसेंसिंग व्यवस्था क्या कर रही थी, वो प्रतिस्पर्धा में बाधा थी, क्योंकि कुछ लोगों को लाइसेंस दिया जाता था, वही वो सामान बनाते थे, विनिमय कर रखा था, भारत में जो सामान बनेगा वो भारत में बनेगा, बाहर से आएगा नहीं, तो प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ठीक है ना, और हमारे यहाँ जो संसाधन थे उनका भी आवंटन ऐसे किया गया था कि भाई कि सबको वो चीज नहीं मिल पाती थी जिसको उसकी जरूरत होती थी। ठीक है ना, तो इसलिए ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था होगी वो क्या होगी, काफी खराब हो गई हमारी। ठीक है ना, और बाजार जो था उन्मुक्त था, तो बाजार को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ नीतियों की जरूरत थी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ती जा रही थी, बेरोजगारी ज्यादा होती जा रही थी, गरीबी भी ज्यादा थी। ठीक है ना, और ये लाइसेंसिंग राज जो था वो क्या नहीं करने दे रहा था, नए प्रकार के उद्योगों को या बाहर से अगर कोई हमारे देश के अंदर निवेश करना चाहता है उन सब चीजों को रोक के रखा हुआ था इसने। ठीक है ना, तो ये जो समस्याएं थी हमारे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर रखा था, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी किस वजह से होती है कि अगर हमारा जो सामान है वो बाहर ना जाए, ठीक है ना, और हम नई तकनीक को ना अपनाकर नई चीजों को ना बना पाए। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ जो हमें क्या करना पड़ता था, बाहर से हमें सामान मंगाना पड़ता था जिसकी जरूरत थी, और उसके लिए क्या जरूरत पड़ती थी, हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती थी, जो हमारे पास नाकाफी थी, क्योंकि हम क्या करते थे, हमारे पास मुद्रा आएगी कैसे, विदेशी मुद्रा कैसे आएगी, हमने क्या कर रखा था, व्यापार को रोक रखा था कि हम जो चाहते थे उनका व्यापार होता था, बाहर से किसी को निवेश नहीं करने देते थे। तो ये सारी समस्याएं थी। तो आयात में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन निर्यात में वृद्धि के बराबर नहीं थी। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और आयात के लिए 2 सप्ताह के लिए भी पर्याप्त भंडार नहीं था। ठीक है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार की इतनी कमी हो गई कि अब हमारे पास सिर्फ विदेशी, अगर हमें कुछ सामान बाहर से खरीदना है तो सिर्फ 2 सप्ताह का ही जो था हमारे पास पर्याप्त भंडार था। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या कर रखा था, निर्यात जो और आयात था उसको हमने लिमिटेड कर रखा था, बाहर से हमारे यहाँ कुछ आ नहीं सकता था। ठीक है ना, तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आती कैसी, और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जो हमारे यहाँ कमियां हो जाती थी, उनके लिए हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं थी। अब ले दे के अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का स्तर इतना गिर गया था कि हमारे पास सिर्फ क्या 2 सप्ताह, यानी 2 सप्ताह के लिए ही पर्याप्त भंडार था, यानी 2 सप्ताह बाद हम विदेश से कोई सामान जरूरत का ले भी नहीं सकते थे। ये भी एक बड़ी समस्या हो गई थी हमारे सामने, इसलिए भी हमें आर्थिक सुधार करना क्या था, बहुत जरूरी हो गया था। अकुशल प्रबंधन, ठीक है ना, तो अकुशल प्रबंधन का मतलब यह है कि सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों पर
लगातार व्यय से कोई अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न नहीं हो रहा था और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से राजस्व आदि जैसे आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी। ठीक है ना, तो क्या थी भाई, अकुशल प्रबंधन था। हमारे यहाँ निजी क्षेत्र को मान्यता नहीं थी, सरकारी क्षेत्रों को मान्यता दे रखी थी और हमारे पास जो सरकारी उद्यम थे वो इस स्तर के नहीं थे कि वो क्या दे सके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट करके दे सके। ठीक है ना, और उनकी जो गुणवत्ता थी वो भी उच्च स्तर की नहीं थी और निजी जो क्षेत्र थे वो उस लेवल के नहीं थे कि भाई कि वो सरकार को टैक्स देके या उसकी जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कर सके। ठीक है ना, तो प्रबंधन जो था वो भी सही से नहीं था, अकुशल प्रबंधन था। इसके कारण भी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, खत्म होती चली गई। आगे, ऋण का बोझ। अपने उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए सरकार दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती थी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, पैसे की कमी हो रही थी, विदेशी मुद्रा थी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता था, दूसरे देशों से उधार लेकर या संस्थाओं से उधार लेकर अपना खर्चा निकालना पड़ रहा था। ठीक है ना, यानी स्थिति इतनी ज्यादा खराब होने लग गई थी। वित्तीय संकट के कारण विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं का ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषक भारत को उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। ठीक है ना, यानी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि जो हम उधार लेकर काम चला रहे थे, आगे देशों को ये लगा कि भाई ये उधार कैसे चुकाएंगे, तो उन्होंने उधार देना भी बंद कर दिया क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे थे, तो हम मूल कहां से देते। तो इसलिए बहुत सारे देशों ने कहा कि भाई हम आपको उधार नहीं दे सकते, यानी अब अपनी जो बेसिक चीजें थी उनको पूरा करने के लिए भी सरकार के पास धन की कमी होने लग गई थी। आगे, मुद्रास्फीति के दबाव का प्रभाव। तो कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, यानी हमारे यहां क्या था, चीजों की कमी होने लगी, शॉर्टेज होने लग गई, तो उनका क्या हुआ, जो कीमतें थी वो भी क्या हो गई, बड़ी तेजी से बढ़ने लग गई। कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हो गया। ठीक है ना, तो इसके दो कारण थे, मुद्रास्फीति के दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि भाई मुद्रा की आपूर्ति नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। ठीक है, और दूसरी चीज सामान की कमी थी। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ कि जो मुद्रास्फीति थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लग गई। तो ये भी जो था हमारी अर्थव्यवस्था के गिरने का एक कारण देखा जा सकता है। तो सुधार करना बहुत जरूरी हो गया था इस टाइम तक। अब भारत क्या करता है, आर्थिक सुधार लेकर आता है 1991, क्योंकि भारत को लगा भाई अगर आर्थिक सुधार नहीं किए गए तो ऐसी गरीबी और बेरोजगारी और ऐसी समस्या आ जाएगी कि देश के अंदर आर्थिक संकट के साथ साथ सामाजिक संकट भी झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, लोग भूखे मरेंगे। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने 1991 में नए आर्थिक सुधार करने की कोशिश करी। तो 1990 के दशक में आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन का ऋण लिया। उसके बाद भारत ने सोचा भाई कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसने IMF और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है और विश्व बैंक है उससे भाई $7 मिलियन लिए कि भाई आप हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ धनराशि उधार में दो। तो उसने भी क्या किया, इन दोनों संस्थाओं ने $7 बिलियन का ऋण जो था वो भारत को दिया, लेकिन इस ऋण को देने के लिए कुछ शर्तें भी रखी। तो इस ऋण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इनकी शर्तों पर भी सहमति जताई और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाकर निजी और विदेशी फर्मों के प्रवेश और विकास बाधाओं को दूर करके नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें प्रमुख कदम उठाए गए। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, जब इन दो संस्थाओं ने कहा भाई कि हम आपको तभी $7 बिलियन देंगे जब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी आपने जो पहले हर चीज को लिमिटेड कर रखा है कि भाई हर चीज जो होगी वो किसके कंट्रोल में होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, उसको थोड़ा छूट देना पड़ेगा, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जो आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तभी क्या दिया जाएगा आपको, ये जो $7 बिलियन का ऋण है दिया जाएगा। ठीक है ना, तो उस समय जो भारत में सरकार थी वो थी PC नरसिम्हा राव। ठीक है ना, और हमारे जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने इन बातों पर गौर किया और भारत में आर्थिक सुधार की इस नीति को लागू कराने का प्रयास किया गया। ठीक है ना, तो ये जो आर्थिक सुधार किए गए इसमें प्रमुख कदम क्या लिए गए,
तो प्रमुख कदम ये थे कि भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को हटाना जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज ये रखी गई कि भाई जो भी भारत ने व्यापार प्रतिबंध लगा रखा है कि भाई कौन सी चीज भारत में आएगी कौन सी नहीं आएगी, इन सबको क्या करेगा भारत हटाएगा, व्यापार प्रतिबंध जो भी हैं उनको खत्म करेगा, मुक्त व्यापार की व्यवस्था शुरू करेगा। दूसरा, निजी क्षेत्र पर प्रतिबंधों को खत्म करेगा, यानी जो पहले प्रतिबंध लगा रखे थे, लाइसेंसिंग व्यवस्था लगा रखी थी कि भाई जो गवर्नमेंट कहेगी उसी चीज का उत्पादन करना है, उसको हटाया जाएगा। तीसरा, कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को कम किया जाएगा, यानी कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और प्राइवेट सेक्शन को यानी निजी क्षेत्र को जगह नहीं दी जाती है और लाइसेंसिंग व्यवस्था से उनको कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीजें क्या करी जाएंगी, खत्म करी जाएंगी, ठीक है ना। तो इन शर्तों के साथ भारत ने क्या किया, अपनी नई आर्थिक नीति की शुरुआत करी, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति जो बनाई गई थी 1991 में, तो भारत में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को 1990 के दशक की बात करें के संकट से बाहर निकालने के लिए आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करी। तो भाई जो 90 के दशक में जो हमारे यहाँ आर्थिक संकट आ रहे थे, जो हम देख रहे थे भाई, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, संसाधनों की कमी थी, उनको दूर करने के लिए भारत ने क्या किया, आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। तो इन सुधारों को नई आर्थिक नीति, ठीक है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। तो भारत ने क्या किया, 1991 नई आर्थिक नीति की शुरुआत करी, ठीक है। तो इसके तहत भारत ने क्या किया, तो इसके तहत भारत ने 3 व्यापक घटक थे जो शुरुआत करी थी एनईपी की। तो इसमें 3 घटक रखे भारत ने। सबसे पहला क्या, उदारीकरण। तो भारत ने अपनी आर्थिक नीति में जो पहला कदम उठाया वो उदारीकरण की तरफ उठाया। उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण होता है निजी क्षेत्र पर प्रवेश और विकास प्रतिबंधों को हटाने को संदर्भित करता है। यानी क्या किया उदारीकरण के अंदर, जो निजी क्षेत्रों पे जो भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि भाई उनका विकास नहीं होने दिया जा रहा था, उन सारे प्रतिबंधों को हटा लिया गया, ठीक है। दूसरा, निजीकरण। निजीकरण क्या था, निजीकरण यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने को संदर्भित किया गया। यानी यह कहा गया कि भाई जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि जो चीजें सिर्फ किसके पास थी, सार्वजनिक क्षेत्र के पास थी, उनको क्या किया जाएगा, मुक्त करके निजी क्षेत्रों को भी हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये शुरुआत करी गई, ठीक है। तीसरा जो था वो था हमारा वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई जो राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने को संदर्भित करता है। यानी जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी पहले वो सिर्फ भारत तक सीमित थी, जो भी आर्थिक प्रतिबंध है वो हटाए जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 3 कदम थे भारत की आर्थिक नीति के प्रमुख कदम थे, ठीक है ना। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने आगे जाके अपने आर्थिक लक्ष्य जो थे वो हासिल किए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले से, जिसका जो था उदारीकरण। तो समझेंगे उदारीकरण क्या था। तो उदारीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र पर प्रवेश और विकास संबंधी प्रतिबंधों को हटाना। तो भारत ने क्या किया भाई, निजीकरण के अंदर सबसे पहले जो निजी क्षेत्र पर प्रवेश और विकास से संबंधित जो भी प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगाए थे उसे हटाए गए, ठीक है ना। यानी जो भी पहले भारत सरकार द्वारा भाई कि ये क्षेत्र जो किसके कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगी, उसको कम किया गया, को हटाया गया। उदारीकरण का उद्देश्य देश की आर्थिक क्षमता को खोलना और अर्थव्यवस्था में और प्रतिस्पर्धा लाना, ठीक है ना। और क्या किया गया, आर्थिक क्षमता को खोला गया, यानी हमारी जितनी भी आर्थिक क्षमता उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और क्या लाया जाएगा, प्रतिस्पर्धा माहौल लाया जाएगा, ठीक है ना। यानी जो भी कुशल है वो क्या करे, निजी क्षेत्रों में अपना जो भी फर्म वगैरह या जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना चाहता है उनको छूट दी जाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट के नियंत्रण से उनको निकाला जाएगा। उदारीकरण में निम्नलिखित आर्थिक सुधार शामिल थे। तो भारत ने जो आर्थिक सुधार किए वो निम्न प्रकार थे। पहला देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया उदारीकरण में। सबसे पहले तो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार क्या था, औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने के लिए सरकार ने 24 जुलाई 1991 को अपनी नई औद्योगिक नीति पेश की और इसमें कुछ आवश्यक सुधार किए, ठीक है। तो भारत ने क्या किया भाई, उदारीकरण में सबसे पहला जो कदम था वो निजी क्षेत्रों को क्या देना था, प्रोत्साहित करना था और उसमें जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे उनमें कुछ सुधार लेके आना था, ठीक है ना। सुधार क्या थे, सबसे पहले लघु उद्योगों में किए गए। तो लघु उद्योगों के अंतर्गत आरक्षण समाप्त करना, लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित कई वस्तुओं को अब आरक्षण मुक्त कर दिया गया। यानी पहले क्या होता था, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है ना। तो वो चीजें किसके नियंत्रण में रहेंगी, वो चीजें रहेंगी सरकार के नियंत्रण में, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने कहा भाई कि
जो भी हम नियंत्रित चीजें कह रहे हैं कि भाई हमने कह दिया कि ये लघु उद्योग है और सिर्फ को कौन करेंगे, छोटे व्यापारी ही करेंगे, तो इन सब चीजों को भी क्या किया गया, मुक्त किया गया भाई कि अब इन पे आरक्षण नहीं रहेगा, कोई भी सामान बना सकता है। ठीक है। दूसरा, देश के भविष्य के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी की गई। यानी पहले ज्यादातर जो क्षेत्र थे वो किसके कंट्रोल में रहते थे, वो ज्यादातर जो क्षेत्र थे वो सरकार के कंट्रोल में थे, और जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी वो सब गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण में रखी हुई थी। ठीक है ना। तो जो पहले 17 गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है ना। और उन 3 में भी जो इंपॉर्टेंट थे वो था रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन। ठीक है ना। तो इन तीनों को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा और सबका क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है। औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना, तो एक और कदम जो था वो था औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करना। रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेलवे परिवहन जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर नई इकाइयां स्थापित करने, विस्तार करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, जो लाइसेंसिंग व्यवस्था कुछ चीजों पर लगाई जाती थी उनको क्या किया गया, मुक्त किया गया कि भाई अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप बिना लाइसेंस के इनका उत्पादन कर सकते हो, तो ये छूट दी गई। अगला देखते हैं, डी, मूल्य विनिमय करना। कई उद्योगों में बाजार को बाजार की शक्तियों के माध्यम से कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई। यानी पहले गवर्नमेंट के नियंत्रण में था सब कुछ, गवर्नमेंट ने सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए हर चीज को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, तो इनमें क्या करी गई, कुछ छूट दी गई कि भाई कि जो कीमतें हैं वो कौन तय करेगा, अब वो कीमतें जो करेंगी वो बाजार शक्तियां करेंगी। ठीक है ना। गवर्नमेंट इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये कुछ जो था उदारीकरण में ये छूट दी गई। ठीक है। दूसरा देखते हैं, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए। तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार क्या थे, इसमें वाणिज्य बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन और विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया गया और वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत शुरू किए गए सुधार इस प्रकार हैं। ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, वित्तीय क्षेत्रों में भी कुछ सुधार करने का प्रयास किया, और इनमें जो मुख्य सुधार वो क्या थे कि वाणिज्य बैंक लाए गए। कुछ वाणिज्य बैंकों को मान्यता दी गई कि भाई कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्राइवेट किए गए बैंक। निवेश बैंक स्थापित किए गए, भाई अगर कोई निवेश करना चाहता है तो बैंकों के द्वारा निवेश कर सकता है। ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया गया हमारे यहाँ। ठीक है ना। जो प्रतिभूति बाजार वगैरह व्यवस्था वगैरह होती थी, स्टॉक, वो सब चीजों की शुरुआत करी गई। वित्तीय संस्थान जो बनाए गए थे, और इसमें सबसे मेन जो था भारतीय रिजर्व बैंक था। ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक को मेन बनाया गया कि वो जो भी वित्तीय क्षेत्र है उनको क्या करेगा, वो नियंत्रित करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सुधार थे। ठीक है। तो इनमें कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट थी, जैसे बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर लगभग 51% कर दिया गया। मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआई को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी गई। यानी जो पहले प्रतिबंध लगाए जाते थे कि बाहरी कोई भी जो है वो भारत के अंदर निवेश नहीं कर सकता था, उसमें छूट दी गई, और लगभग 51% जो था वो बढ़ाकर कर दिया गया कि भाई कि अब कोई भी जो है विदेशी जो है वो भारत के अंदर निवेश कर सकते थे। ठीक है ना। तो इसकी भी छूट दी गई, जो पहले क्या कर रखा था, नियंत्रित कर रखा था। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई की स्वीकृति के बिना कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद नई शाखाएं स्थापित करने के लिए बैंकों को स्वायत्त किया गया। ठीक है ना। तो आरबीआई ने क्या किया भाई, आरबीआई ने कुछ शर्तें रख दी कि भाई ये जो शर्तें हैं इनको आपको फॉलो करना है, बाकी उनको कहा गया भाई आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यानी कुछ जो नियंत्रण के साथ बैंकों को भी स्वायत्तता दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं। आरबीआई केंद्रीय बैंक की भूमिका वित्तीय क्षेत्र के विनियमन से घटाकर सुविधा प्रदाता हो गई। यानी पहले क्या था कि हर चीज में नियंत्रण आरबीआई का होता था। ठीक है ना। तो अब क्या किया गया कि आरबीआई को सिर्फ पहले नियामक से घटाकर, यानी पहले हर चीज का नियंत्रण जो आरबीआई को दिया गया था उसको हटाया गया, और उसको हटा के क्या कहा गया कि भाई आरबीआई सिर्फ क्या देगी, आपको सुविधा देगी, आप पे डायरेक्ट नियंत्रण नहीं रखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। कुछ शर्तें दी गई, भाई इन शर्तों को फॉलो करते हुए आप क्या है, स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप वित्तीय क्षेत्र को आरबीआई से परामर्श लिए बिना कई मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दे दी गई। ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते थे, आरबीआई के बगैर भी वाणिज्य बैंक कुछ नीतियों को बना सकते थे और उनको उनके द्वारा काम कर सकते थे और अपना लाभ कमा सकते थे। ठीक है ना। तो ये कुछ सुधार हुए। भारत में नई वाणिज्य बैंक निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए, इसके प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कम ब्याज दरों
और बेहतर सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, वाणिज्य बैंक आ गए, निजी क्षेत्रों में वाणिज्य बैंक आए तो उससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो उससे क्या हुआ, कम ब्याज दरों पर, यानी अब ज्यादा अगर हमारे यहाँ वाणिज्य बैंक थे तो उन्होंने क्या किया, कम ब्याज दरों पर बेहतर सेवाएं देना शुरू किया। ठीक है ना, तो इसका भी क्या हुआ, काफी फायदा हुआ। तो ये सुधार भी जो थे काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे देखते हैं, विदेशी मुद्रा में सुधार किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तत्काल उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा में सुधार किया गया। ठीक है ना, तो एक विदेशी मुद्रा में सुधार करने के प्रयास किए गए। उसमें क्या क्या किया गया, सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन से तात्पर्य सरकार द्वारा घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी से है। ठीक है, भुगतान संतुलन संकट को दूर करने के लिए विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे विदेशी मुद्रा के प्रभाव में वृद्धि हुई। ठीक है, यानी क्या होता था, अवमूल्यन का मतलब यह है कि जो भारत का रुपया था, ठीक है ना, उसकी वैल्यू को हमने क्या किया, कम किया। यानी बहुत सारे ऐसे देश थे जहां हमें व्यापार करना पड़ता था, उनके सामान की या उनके प्रौद्योगिकी की हमें जरूरत होती थी, तो वो देश क्या कहते थे कि भाई आपके जो रुपए की वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, जब तक आप रुपए की वैल्यू को कम नहीं करेंगे तब तक हम व्यापार नहीं करेंगे। क्योंकि भारत को उस समय इन सब चीजों की जरूरत थी, तो भारत ने क्या किया, अपना जो रुपए था उसकी वैल्यू को कम किया। ठीक है ना, उसका अवमूल्यन किया, जिसके बाद क्या हुआ कि विदेशों से सामान का लेन देन, ठीक है ना, और व्यापार करना जो था वो आसान हुआ। ठीक है ना, तो विदेशी मुद्रा का प्रभाव हुआ भारत के अंदर। ठीक है, तो लोगों ने लेन देन की प्रक्रिया को ज्यादा बढ़ाया। ठीक है ना, तो ये सुधार किए गए। विनिमय दर का ब्याज निर्धारण, सरकार ने रुपए के मूल्य को अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप मांग और आपूर्ति के बाजार शक्तियों के विदेशी मुद्रा के संदर्भ भारतीय रुपए विनिमय मूल्य को निर्धारित किया गया। ठीक है ना, तो भारत ने क्या किया, जो उसकी मुद्रा थी उस मुद्रा को बाजार में छोड़ दिया। कहा कि भाई जो हमारे पैसे की कीमत है, रुपए की कीमत है, अब वो कौन नियंत्रित करेगा, वो मांग और जमाएं। ठीक है ना, यानी मांग और पूर्ति। यानी कि भारत ने कहा भाई अब नियंत्रण हम नहीं करेंगे, हमारी जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जैसी हमारी मांग और पूर्ति होगी, उसके हिसाब से हमारे रुपए की जो वैल्यू होगी वो निर्धारित करी जाएगी। यह तय किया गया भारत के द्वारा। ठीक है ना, तो ये कुछ सुधार थे। ठीक है ना, और क्या किया गया इसके अंदर, एक सुधार था कर सुधार। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों का संदर्भित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से इसकी राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो भारत ने क्या किया, जो बहुत सारे हमारे यहाँ टैक्स हुआ करते थे, ठीक है ना, और इन टैक्स में भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे, जिनको लेने और देने में बड़ी कठिनाइयां आती थी। ठीक है ना, तो भारत ने क्या किया भाई, इन करों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया भाई, कि किस तरह से हम करों में क्या व्यवस्था करें, जिससे क्या हो सके कि जो हमारी जो नीतियां हैं उनको क्या करा जा सके, सुधार किए जा सके। ठीक है ना, तो उस टाइम जो कर होते थे वो दो प्रकार के कर होते थे। तो एक जो कर होता था वो होता था प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष करों में व्यक्तियों की आय के साथ साथ व्यवसायी उद्यमों के मुनाफे पर कर शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट कर, यानी ये कर जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लिए जाते हैं किसी व्यक्ति से या संस्था से। ठीक है, तो आयकर जैसे होता है, तो आय जो होता है वो व्यक्तियों से लिया जाता है। ऐसे कॉर्पोरेट कर होता है वो कंपनियों के मुनाफे से लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये पहले एक कर हुआ व्यवस्था हुआ करती थी, प्रत्यक्ष कर, आज भी चलता है ये। सेकंड जो था वो होता है अप्रत्यक्ष कर। ये अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट तरीके से हमसे लेती है। ठीक है ना, तो अप्रत्यक्ष कर उन करों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों की आय, ठीक है ना, और संपत्ति और उनके उपभोग व्यय के माध्यम से प्रभावित करते हैं। यानी जो हम सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, उन सामानों पर ये टैक्स जो है लगाया जाता है, इनडायरेक्टली, बिना बताए लगाया जाता है। ठीक है ना, तो अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। ठीक है, किन पे लगाए जाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए माल और सेवा कर जीएसटी, ठीक है ना, तो जीएसटी जिसको हम आगे देखेंगे, तो ये जो होते हैं अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जो डायरेक्ट लिए जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट लेती है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या किया गया, सुधार किया गया। ठीक है, तो प्रमुख कर सुधार क्या थे देखते हैं। पहला, प्रक्रिया का सरलीकरण। तो करदाताओं की ओर से बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जो टैक्स था उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है ना, तो जिससे लोगों को समझ में नहीं आता था भाई टैक्स कैसे दिया जाए, क्या दिया जाए, तो उसको क्या किया गया, सरल किया गया। अप्रत्यक्ष कर सुधार किए गए। वस्तुओं के लिए आम राष्ट्रीय बाजार की स्थापना की और सुविधा के लिए अप्रत्यक्ष करों में बहुत बड़ा सुधार किया गया। ठीक है, यानी जो अप्रत्यक्ष कर होते थे वो थोड़े ऐसे होते थे, लोगों को समझ में नहीं आते थे और ज्यादा भी होते थे। ठीक है ना, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सुधार करके उनको कम करने का प्रयास किया। ठीक है ना, तीसरा जो था, करों में कमी करी गई। तो 1991 से आय और कॉर्पोरेट कर में
लगातार कमी की गई ताकि उच्च दरें कर चोरी का एक महत्वपूर्ण कारण थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि व्यापार की मध्यम दरें बचत और आय के स्वैच्छिक जानकारी देने को प्रोत्साहित करती है। तो करों की दर जब ऊंची होती है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा कर में उनका पैसा ज्यादा जाता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे भाई कि हम किस तरह से अपना पैसे को, अपने टैक्स को जो है बचाएं। तो टैक्स की चोरी बहुत होती थी, तो बाद में गवर्नमेंट को लगा भाई क्यों ना टैक्स को कम कर दिया जाए, जिससे लोग चोरी करने की बजाय प्रोत्साहित होकर टैक्स को चुकाएं। इससे गवर्नमेंट का भी क्या होगा, फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, करों की दरों को जो है वो कम किया, जिससे कर में चोरी वगैरह जो थी वो रुकी, ठीक है। आगे व्यापार और निवेश नीति में सुधार किए गए। औद्योगिक उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और निवेश प्रबंधन का उदारीकरण किया गया, ठीक है। तो जैसा हमने देखा उन्होंने क्या किया भाई, जो विदेशी निवेश होता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको व्यापार और निवेश का प्रबंधन किया गया, ठीक है ना, उसको अच्छे से समझा गया और नए तरह से उसको बनाया गया और उसमें उदारीकरण किया गया ताकि विदेशी निवेश आसानी से आ सके, ठीक है ना। जो हमने प्रतिबंध लगा रखे थे उन प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई, उदारीकरण किया गया ताकि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे देश के अंदर आसानी से क्या कर सके, निवेश कर सकें, ठीक है ना। तो इसको क्या किया गया, सुधारा गया। आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को तेजी से हटाना, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि भारत ने आजादी के बाद बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, भाई कितना सामान आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, क्या आएगा, तो इन सब चीजों को भी क्या किया गया, नियंत्रण से मुक्त किया गया। तो नई आर्थिक नीति के तहत आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को बहुत कम कर दिया गया। उदाहरण के लिए अप्रैल 2001 में निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि उत्पादकों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया गया, ठीक है ना। यानी उपभोक्ता जो वस्तुएं थी और जो कृषि उत्पादन थे उस पर तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया, भाई कोई प्रतिबंध नहीं है, जो चाहे हमारे देश के अंदर सामान भेज सकता है, ठीक है ना, और खरीद सकता है, ले जा सकता है और ला सकता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर क्या किया गया, आयात और निर्यात पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनको क्या किया गया, हटा लिया गया, ठीक है। आगे आयात शुल्क में कमी की गई। विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुओं की स्थितियों में सुधार करने के लिए आयात शुल्क कम किए गए कि भाई अगर किसी को सामान बाहर से भारत के अंदर भेजना है, पहले टैक्स ज्यादा होता था, वो भेजता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब भारत ने क्या किया भाई, कम कर दिया गया, भाई आयात शुल्क कम, आइए हमारे देश के अंदर क्या करिए, सामान बेचिए। आयात इलेक्ट्रोसेसिंग प्रणाली में छूट दी गई, यानी जो खतरनाक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उद्योगों के मामलों को छोड़कर आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया और घरेलू उद्योगों को बेहतर कीमतों पर कच्चे माल का आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे इनकी दक्षता बढ़ी और अधिक प्रतिस्पर्धा बन गई, ठीक है ना। यानी पहले क्या था, आयात पे बहुत सारी जो लाइसेंसिंग लगाई जाती थी उनको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। जो भी संवेदनशील उद्योग थे जिनसे खतरा हो सकता था, ठीक है ना, उनको छोड़कर बाकी जो भी थे उन पे क्या किया गया, जो भी आयात लाइसेंसिंग व्यवस्था थी उनको खत्म कर दिया गया, जिससे उद्योगों में जो कच्चे माल थे, ठीक है ना, उनका क्या हुआ, आयात आराम से होने लग गया और भारत के अंदर ही जो सामान है वो बनने लग गया, ठीक है ना। तो ये भी जो था एक फायदा हुआ भारत का, जो सुधार किए गए। निर्यात शुल्क हटाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा स्थिति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क हटा दिए गए, ठीक है ना। तो यानी जो पहले क्या था भाई कि निर्यात पे क्या लगाया जाता था, शुल्क लगाया जाता था कि भारत अगर कोई भी सामान क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, ठीक है ना, तो उस पर भी जो होता था शुल्क लगाया जाता था। लेकिन भारत को लगा भाई इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, तो निर्यात शुल्क को भी क्या किया गया, हटाया गया, ठीक है ना। तो ये जो नीतियां थी इन्होंने क्या किया, उदारीकरण के दौर में एक बहुत अच्छा काम किया और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जो दूसरा सुधार किया गया था वो था निजीकरण, ठीक है। तो निजीकरण क्या था, निजीकरण से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित करना, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि भारत ने क्या किया था, जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें ज्यादातर जो चीजों का नियंत्रण था वो किसके नियंत्रण में था, सरकार के नियंत्रण में था। तो अब क्या किया गया, सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको क्या किया गया, मुक्त किया गया और मुक्त करके निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित करने की कोशिश करी कि भाई कि अब क्या करना चाहिए, अगर वो फायदा नहीं दे रहे, मुनाफा नहीं दे रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको निजी क्षेत्रों को दे देना चाहिए। तो निजीकरण भी जो किया गया वो दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन को सरकार से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाए, ठीक है। पहला तरीका तो ये था, क्या करेंगे, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेट यानी निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया जाए, ये कदम उठाया गया।
जा सकता है। और दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू का निजीकरण यानी पीसीयू की इक्विटी का एक हिस्सा जनता को बेचकर किया जाता है और इस प्रक्रिया को विनिवेश के रूप में जाना जाता है। यानी एक तरीका तो ये था कि भाई क्या कर दिया जाए, पूरी तरह नियंत्रण किसके हाथ में दे दिया जाए, निजी क्षेत्रों के हाथ में दे दिया जाए, ठीक है। और दूसरा ये था कि भाई निजी क्षेत्र को पूरा नियंत्रण ना देके कुछ शेयर दे दिए जाए, कुछ इक्विटी दे दी जाए, ठीक है ना, कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए कि 50% दे दिया जाए, ठीक है ना, 60% जो है वो दे दिया जाए। यानी कि अगर कोई भी एक कंपनी है उसके 100% शेयर में से क्या किया जाए, 60% जो वो गवर्नमेंट रखेगी और 40% किसके नियंत्रण में दे दिया जाए, वो लोगों के नियंत्रण में दे दिया जाए, निजी क्षेत्रों के नियंत्रण में दे दिया जाए, ठीक है ना। तो ये दो तरह से जो है गवर्नमेंट ने क्या किए, सुधार करने की कोशिश करी या निजीकरण करने की प्रयास किए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, जो उद्योग थे, वो उस तरह का मुनाफा नहीं दे पा रहे थे जिससे अर्थव्यवस्था को विकास किया जा सके। और समय दर समय जो सार्वजनिक क्षेत्र थे वो घाटे के साबित हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को इनका निजीकरण करना जो था वो जरूरी हो गया था। निजीकरण की आवश्यकता, ठीक है ना, तो वही जो बात करी गई कि भाई निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई, ठीक है ना। तो क्या किया गया, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो उसमें ज्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो सार्वजनिक क्षेत्रों को दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि भाई जो भी मुनाफा होगा उससे क्या हो जा, सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकेगा, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ सामाजिक न्याय के चक्कर में इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक समृद्धि थी, वो क्या हुई, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रसार के माध्यम से ही भारत ने 1951 से 1991 की अवधि के बीच अपने औद्योगिक आधार में विविधता ला सके थे, ठीक है ना। देखो इन्होंने क्या किया, अगर देखें तो जो प्राइवेट क्षेत्र थे, ठीक है ना, उनको तो वैसे नियंत्रण दिया नहीं गया था, जो सरकारी क्षेत्रों को नियंत्रण दिया गया था, उन्होंने क्या किया भाई, वो विविधता तो लेकर ही आया। यानी उन्होंने एक नई चीज ला के दी भारत में कि भाई बहुत सारे क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अलग अलग उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र थे, इन्होंने एक ये फायदा किया कि उन्होंने उद्योगों के अलग अलग क्षेत्रों को विविधतापूर्ण बनाया, जिससे लोगों को समझ में आया कि भाई बहुत सारी चीजों में क्या करा जा सकता है, उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जो प्रयास था भारत का, ये भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने एक आधार रखा था औद्योगिक प्रक्रिया को भारत में बढ़ाने का। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हमें नवरत्न, भारतीय उद्योगों के 9 रत्न के अलावा कई लघु रत्न दिए, ठीक है ना। तो भारत ने बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी, 9 रत्न जिन्हें कहा था, जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। ऐसे 9 रत्न जो थे भारत में, बहुत सारी कंपनियां थी और बहुत सारी छोटी भी कंपनियां थी जिन्होंने भारत के अंदर आर्थिक विकास की शुरुआत करी थी, ठीक है ना। तो भारत के अंदर आर्थिक विकास की शुरुआत हुई थी, हाँ ये कह सकते हैं कि भाई वो शुरुआत जो करी गई थी वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची, ठीक है ना, उसमें मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन एक रास्ता जरूर दे दिया था कि भाई कि हम क्या कर सकते हैं, अपना औद्योगिक विकास कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बढ़ते घाटे के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सामाजिक दायित्व बन गए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे भाई ये सिर्फ एक सामाजिक दायित्व का काम कर रहे थे, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनसे फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये जो थे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ये चलते जा रहे थे, ठीक है ना। तो सरकार को इससे घाटा हो रहा था, लेकिन सरकार इसको फिर भी इसीलिए चला रही थी क्योंकि उन्हें क्या देखना था, एक सामाजिक दायित्व को निभाना था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लीकेज, चोरी, अकुशलता, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि इनका निजीकरण ही एकमात्र उपाय था, ठीक है ना, क्योंकि काम ढंग से हो नहीं रहा था, ठीक है ना। तो जो चीज जितनी जरूरत होती थी उतना काम नहीं होता था, ठीक है। लोग क्या करते थे, उसके अंदर चोरी भी करते थे, काम करने का कोई ढंग से पैमाना नहीं था, कोई ढंग से काम करना नहीं चाहता था, ठीक है ना। और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था सरकारी, ठीक है ना, पैसे तो सब लेते थे, काम कोई नहीं करता था, भ्रष्टाचार ज्यादा था उसके अंदर। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट को लगा भाई इनका निजीकरण करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक इनको निजीकरण नहीं करेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं आ सकता। इसके बाद 1991 में सरकार ने निजी उद्यमियों को अपनी इक्विटी बेचकर सार्वजनिक उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया। उसके बाद सरकार ने वही दूसरा तरीका अपनाया, पीएसयू जारी किया कि भाई हम क्या करेंगे, अपनी जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको क्या करेंगे, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करेंगे और इनका क्या करेंगे, इक्विटी के रूप में इनको, इनके शेयर्स को बेचेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि कुछ 10%, 20%, 30%, इस तरह गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट हाथों में देना शुरू किया सरकारी क्षेत्रों को,
ठीक है। तो निजीकरण के उद्देश्य क्या थे? तो निजीकरण का जो उद्देश्य था, निजी प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार करना, यानी जो सरकारी, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रम थे जो घाटा दे रहे थे, उनमें क्या लेके आना था? सुधार लेकर आना था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। दूसरा काम यह था कि भाई कि अगर हम निजीकरण कर देंगे तो विदेशी कंपनियां जो है वो निवेश करेंगी, क्योंकि उनको भरोसा रहेगा भाई उनको क्या मिलेगा? मुनाफा मिलेगा। तो सरकार ने अनुमान लगाया था कि निजीकरण के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है। तो उनको ये लगा था अगर हम निजीकरण कर देंगे तो बाहर से जो है निवेश काफी आएगा, ये फायदा होगा। सार्वजनिक उपक्रमों पर को प्रबंधकीय निर्णय लेने में स्वायत्ता देकर उनकी दक्षता में सुधार किया गया। तो ये भी कहा गया भाई कि सार्वजनिक क्षेत्र है, अब वो क्या करेंगे? उन पर गवर्नमेंट का जो दबाव होगा वो कम होगा, वो क्या कर सकते हैं? खुद निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे उनको ये लगा भाई इससे भी क्या हो सकता है? सुधार हो सकता है। यानी सरकार क्या करेगी? उसे अपने नियंत्रण से थोड़ा हटाएगी और जो भी प्रबंध है, जो भी प्रबंधक है, उनको ये निर्णय लेने की स्वायत्ता देगी कि भाई उनको किस तरह से कंपनी को या उद्योग को चलाना है, ठीक है। ये चीज करी गई। वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाना था। और एक काम और था कि भाई कि अब अनुशासन को बढ़ाना था और आधुनिकीकरण लेकर आना था, यानी जो पुरानी प्रक्रिया थी उनको खत्म करके आधुनिकीकरण के द्वारा भी जो था विकास करना था, ठीक है। तो निजीकरण इसीलिए किया गया था कि भाई निजीकरण हो जाएगा तो आधुनिकीकरण जो को लाना आसान होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बाहरी निवेश भी मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो तीसरा आर्थिक विकास का पैमाना था वो था वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह पर बाधाओं को हटाकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। यानी जो पहले क्या था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी जो प्रवाह था उस पर क्या किया जाएगा? जो भी प्रतिबंध है उनको हटा दिए जाएंगे, ठीक है ना। और राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको क्या करेंगे? देश की यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एकीकृत करेंगे। यानी पूरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरे देश की अर्थव्यवस्था से क्या करेंगे? एकीकृत करेंगे, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे की अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। ये काम किया गया। वैश्वीकरण किसी संगठन को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है। विश्वव्यापी बाजार में बेहतर परिवहन और संचार के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वैश्वीकरण का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें परिवहन और संचार के कारण, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। क्योंकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ेगी तो उसमें क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना। क्योंकि परिवहन और संचार इतना बढ़ गया है कि प्रौद्योगिकी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और हम लोग क्या कर सकते थे? प्रौद्योगिकी में सुधार ला सकते थे। तो प्रौद्योगिकी सुधार ने कंपनियों को विश्वव्यापी बाजारों में विस्तार करने में सक्षम बनाया। तो जो भी हमारी कंपनियां यानी जो भारत की कंपनियां थी वो विदेशों तक जा सकती थी और भारत में जिस चीज की कमी थी वो बाहर से भारत के अंदर तक आ सकती थी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सुधार होता, नई टेक्नोलॉजी आती, नई प्रौद्योगिकी आती, नई तकनीक आते, ठीक है ना। और उससे क्या होता? हमारा फायदा ज्यादा होता, ठीक है, क्योंकि हमें रोजगार, हमारे देश में रोजगार आता, ठीक है, अवसर आता, आधुनिकीकरण आता। तो वैश्वीकरण का ये था एक फायदा था, ठीक है। तो वैश्वीकरण से कुछ फायदे भी हुए, देखते हैं। जैसे पहला, बाह्य प्रापण, ठीक है, जिसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, कि एक ये प्रक्रिया यानी वैश्वीकरण में ये प्रक्रिया जो है वो महत्वपूर्ण रही और आज भारत में भी ये प्रक्रिया काफी हद तक हमें देखने को मिलती है। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह बाहरी दुनिया से व्यावसायिक सेवाओं को काम पर रखने की एक प्रणाली को संदर्भित करती है, ठीक है ना। और इन सेवाओं में जो शामिल है वो है कॉल सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, नैदानिक सलाह, शिक्षण, कोचिंग और इसी तरह की अन्य सेवाएं, ठीक है ना। तो जो आउटसोर्सिंग का काम है वो बहुत ज्यादा आजकल फेमस हुआ है, ठीक है ना। आउटसोर्सिंग क्या होती है, ठीक है ना, एक देश जो होता है वो दूसरे देश के नागरिकों को काम देता है अपने देश का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कंपनी है, ठीक है ना, अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या करती है? भारत में अपनी कंपनी का काम देना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है कि वो भारत के अंदर क्या करके आके अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करे, ठीक है ना। वो क्या करेगी? जो भी काम होगा वो क्या दे देगी? भारत की कंपनी को दे देगी, ठीक है ना। और भारत के लोग क्या करेंगे? उस काम को पूरा करके किसको देंगे? अमेरिका को देंगे, ठीक है। एक अच्छा उदाहरण देख सकते हो आप, कॉल सेंटर, ठीक है ना। यानी कॉल सेंटर में क्या होता है, कैसे आउटसोर्सिंग होती है? जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है ना, अमेरिका को अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो क्या करेगा? भारत की एक कंपनी को आउटसोर्सिस दे देगा, भाई आउटसोर्सिंग दे देगा कि भाई हम तुम्हें अपना काम दे रहे हैं, आप हमारा काम करके दो, ठीक है ना। तो भारत के लोग क्या करेंगे? अमेरिका का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर कॉल सेंटर से कॉल करेंगे अमेरिका के अंदर और यहीं से क्या अमेरिका का यानी भारत से अमेरिका का प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर बेचेंगे, ठीक है ना। तो इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो ये जो था एक नया तरीका था जिसने अर्थव्यवस्था में विकास, रोजगार को आगे बढ़ाया, ठीक है।
अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगम और यहां तक कि छोटी कंपनियां भी अपनी सेवाएं भारत में आउटसोर्स कर रही हैं। तो इस समय छोटी बड़ी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। तो भारत के अंदर जो आउटसोर्सिंग काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ पर जो है ये बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। तो ये भी क्या देता है, लोगों को रोजगार देता है। दूसरा, आगे देखते हैं, भारत में आउटसोर्सिंग के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभर रहा है विशेष रूप से बीपीओ, ठीक है ना, जिसे हम बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहते हैं, जिसे कॉल सेंटर भी कहा जाता है। तो ऐसे दो महत्वपूर्ण कारण हैं इसके। पहला तो भाई आउटसोर्सिंग भारत में इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो रही है, क्यों लोग भारत के अंदर काम ज्यादा करवाना चाहते हैं? तो इसके दो कारण है। पहला, भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता है, ठीक है ना। तो भारत में भाई गरीबी थोड़ी ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, श्रम जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। जो काम अमेरिका में महंगा होता है वो महंगे लेबर के द्वारा कराया जाता है, वही भारत के अंदर सस्ते श्रम के कारण कम दाम में हो जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, भारत जैसे देशों में आउटसोर्सिंग करते हैं। सस्ते श्रम की उपलब्धता तक कुशल श्रमिकों के लिए अपेक्षाकृत काम कम मजदूरी दर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग कुशल लोग हैं, यानी अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका फायदा जो होता है वो विदेशी कंपनियां उठाती हैं और यहाँ पर आउटसोर्सिंग का काम वो करती हैं। तो भारत में आईटी उद्योग का क्रांतिकारी विकास हुआ है, ठीक है ना। तो भारत के अंदर जो है आईटी क्षेत्र जो है वो भी काफी समृद्ध हुआ है, ठीक है ना। तो भारत में जो है वैश्वीकरण का काफी फायदा देखने को मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वैश्वीकरण में जो डब्ल्यूटीओ है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। किस तरह से, तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी 1995 में व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते, पहले गेट हुआ करता था ये, ठीक है, लेकिन फिर बाद में गेट से इसका नाम बदलकर डब्ल्यूटीओ कर दिया गया, कि उत्तराधिकारी संगठन के रूप में की गई थी। जो गेट की स्थापना 1948 में 23 देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी। यानी पहले गेट होता था ये, बाद में इसको डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया, ठीक है ना। पहले इसमें 23 देश शामिल थे जब 1948 में हुआ था, लेकिन 1995 में बाद में धीरे धीरे इसमें जब इसकी स्थापना हुई इसका नाम बदला गया, उसके बाद इसमें बहुत सारे देश से वो शामिल हो गए। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है डब्ल्यूटीओ? तो विश्व व्यापार संगठन के समझौते वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी कवर करते हैं, ताकि टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय को सुविधाजनक बनाया जा सके। यानी डब्ल्यूटीओ का काम क्या है कि वो एक देश से दूसरे देश में जो भी व्यापार होता है उसमें जो भी टैरिफ और प्रतिबंध है उसको हटाने का प्रयास करता है और दोनों में अच्छा एक समझौता करवाता है कि भाई अगर वो चाहें तो एक दो पक्षीय हो गया या बहुपक्षीय हो गया, यानी एक देश दूसरे देश से चाहे तो व्यापार कर सकता है या बहुत सारे देशों के साथ व्यापार कर सकता है, उसकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है ना, और व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है, नीतियां बनाता है। तो इसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है विश्व व्यापार संगठन ने, ठीक है। नेक्स्ट, व्यापार उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का प्रशासन करना। यानी मेन मकसद ये कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो भी बाजार है सबको बाजार प्रदान किया जाए, ठीक है ना, और सबको महत्व दिया जाए। भाई हर कोई क्या कर सकता है, एक देश से दूसरे देश में जो भी अपना सामान खरीदना और बेचना चाहे वो बेच सकता है, ये सुविधाएं दिलवाता है। सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को सुविधाजनक बनाना, विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है ना। इसका ये भी उद्देश्य है कि भाई जो भी विश्व के संसाधन है उसका ऐसे यूज किया जाए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखता है। एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कदम उठाना जिसमें राष्ट्र व्यापार प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका काम यही होता है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ना हो कि भाई व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाएं। तो ये व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने का काम करता है, ठीक है ना, व्यापार को सरल बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यूटीओ ने जो है वो व्यापार को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आगे देखते हैं, आर्थिक सुधारों के पक्ष में तर्क, यानी जो आर्थिक सुधार किए गए उसके पक्ष में कुछ लोगों ने बातें कही थी, भाई आर्थिक सुधार जो किए जाने क्यों जरूरी थे और उससे क्या फायदा था। तो इसमें लोगों ने कुछ पक्ष रखे थे। जैसे पहला पक्ष जो कहता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि, कर में सुधार और अन्य सुधारों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद की, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं भाई कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आया, यानी जब आर्थिक सुधार हुए तो उत्पादन में वृद्धि हो गई, कर में सुधार कर दिया गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, मुद्रास्फीति में जो था वो नियंत्रण आ गया। तो मुद्रास्फीति की दर जो 1991 में 17% के शिखर स्तर से घटकर 2012-13 में 7.6
प्रतिशत तक रह गई, ठीक है ना। यानी जो पहले महंगाई दर जो थी या मुद्रास्फीति दर थी वो 17% थी, 1991 में नई आर्थिक नीति के आ जाने के कारण वो मात्र 7.6% रह गई, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हुआ। नेक्स्ट, विदेशी निवेश का प्रभाव, यानी अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश, ठीक है ना, 1990 से 91 में लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2003-04 में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी पहले जो 1900 अगर हम 90-91 में सिर्फ हमारे पास 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश था, यानी बाहर से हमारे यहाँ जो निवेश होता था वो मात्र 100 मिलियन डॉलर होता था। वहीं जब हम 2003 और 4 में नई आर्थिक नीति के बाद देखते हैं तो जो हमारा आर्थिक विकास हुआ और साथ साथ हमारे यहाँ 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो रिजर्व हो गया, ठीक है ना। तो ये जो था फायदा था, यानी निवेश जो था हमारे यहाँ बढ़ा, और उस निवेश ने क्या किया, आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार के साथ साथ हमारे यहाँ उत्पादन के स्तर को, सेवा के स्तर को, बेरोजगारी को कम करने का काम किया, ठीक है ना, और आर्थिक स्तर को बढ़ाने का काम किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें काफी फायदा हुआ। आगे, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, ठीक है, क्योंकि विदेशी निवेश हो रहा था, आयात निर्यात से प्रतिबंध हटा दिए गए थे, तो विदेशी मुद्रा का भंडार होना तो तय था। तो विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई शामिल थे, 1990-91 में लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 73.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी पहले जो हमारे पास रिजर्व देखा था हमने 1991 में, तो हमारे पास सिर्फ 14-15 दिन यानी 2 सप्ताह का मुश्किल से हमारे पास रिजर्व बचा हुआ था, वो 2014-15 में बढ़कर कितना हो जाता है, 73 बिलियन डॉलर हो जाता है। तो नई आर्थिक जो नीति अपनाई गई थी इसका भी हमें फायदा हुआ रिजर्व के रूप में। विदेशी मुद्रा भंडार 1990-91 में लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2014 में लगभग 321 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी ये दिन पर दिन क्या हो गया है, वो बढ़ता ही गया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है, और इस टाइम भारत के पास जो है विदेशी मुद्रा का भंडार है, ठीक है ना। तो जो पहले हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, अब हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, और हमें लेन देन, आयात निर्यात या किसी भी प्रक्रिया में किसी से उधार लेने की उतनी खास जरूरत नहीं होती है, हम अपना काम खुद चला सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कामों में उधार की जरूरत होती है, उधार लिया भी जाता है, लेकिन विदेशी भंडार की कमी नहीं है, क्योंकि हमें अगर तत्काल जरूरत पड़े किसी चीज को लेने और लेने की, तो उसकी हमारे पास कमी नहीं है। आर्थिक विकास दर में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, यानी जो हमारा जीडीपी था, ठीक है ना, आर्थिक विकास में जो हमारी जीडीपी थी वो भी बढ़ी। 1980-91 के दौरान जो 5.6% से बढ़कर 2007 से 2012 के दौरान 8.2% हो गई। इससे पता चलता है कि सुधार अवधि में समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भी वृद्धि हुई है, ठीक है ना। यानी जो हमारा जीडीपी था उसकी वृद्धि में भी क्या हुई, हमारी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो एक ये हमारा जीडीपी भी काफी बढ़ा। सुधार अवधि के दौरान कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि में गिरावट आई, ठीक है ना। हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई कुछ जगह हमें कमियां देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो सुधार अवधि के दौरान कृषि का जो औद्योगिक क्षेत्र था, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि हुई, लेकिन कुछ कृषि क्षेत्र में थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है, भाई गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, बड़ी, और यह दर्शाता है कि विकास मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि से प्रेरित है। तो हमारे यहाँ देखा जाए 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये 2 क्षेत्र हमें देखने को मिलता है कि नई आर्थिक नीति में उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन जो हमारा तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, ये काफी आगे बढ़ा है, ठीक है ना। तो इसमें काफी वृद्धि हुई है। तो नई आर्थिक नीति में हमें सेवा क्षेत्र में काफी फायदा हुआ है, ये देखने को मिलता है भारतीय आर्थिक विकास नीति के अंदर। नेक्स्ट, निजी क्षेत्रों की भूमिका में वृद्धि की चिंता है। तो लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने और पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने से निजी क्षेत्र के संचालन का क्षेत्र बढ़ गया है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो प्राइवेट क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइसेंसिंग व्यवस्था हटा दी गई है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है। निर्यात में उछाल, तो सुधार अवधि के दौरान भारत में ऑटो पॉइंट्स, इंजीनियरिंग सामान, आईटी सॉफ्टवेयर और वस्त्रों का निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। यानी भारत ने निर्यात में भी काफी अच्छा काम किया है, ठीक है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या आईटी क्षेत्र हो गया, सॉफ्टवेयर और वस्तुओं का निर्यात, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में जो भारत का निर्यात है बढ़ा है, तो इससे भारत को फायदा हुआ है, ठीक है। आर्थिक सुधार की आलोचना, यानी कुछ कमियां भी थी आर्थिक सुधार की, तो उसमें कुछ कमियां भी थी जिनको देखते हैं।
सबसे पहले कृषि में वृद्धि। नई आर्थिक नीति उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई। तो जैसा हमने देखा भाई कि कृषि क्षेत्र को जो थोड़ा हुआ नुकसान हुआ है इससे, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं नीतिगत परिवर्तन। कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी, न्यूनतम समर्थक मूल्य को हटाना, कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भाई भारत में क्या किया गया, जो नीतिगत परिवर्तन आया उसमें जो कृषि उत्पादक थे उनसे क्या किया गया भाई, आयात शुल्क हटा लिया गया, ठीक है ना, और समर्थन मूल्य को भी हटा लिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे उनको क्या हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्हें बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। यानी जब भाई विदेशी निवेश शुरू हुआ है, आयात निर्यात में छूट दी गई है, तो बाहर का जो सामान है वो भारत के अंदर आता है। अगर भारत के सामान की गुणवत्ता कम है तो उससे क्या मिलता है, उनको कंपटीशन मिलता है, और वहां का सामान बिक जाता है, और भारत में जो होता है वो सामान बिकता नहीं है गुणवत्ता के चलते। तो ये थोड़ी सी क्या हुई है, भारत में इस कृषि के क्षेत्र में कुछ समस्याएं आई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में कमी। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश विशेष रूप से बुनियादी ढांचे जिसमें सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार संपर्क और अनुसंधान और विस्तार जैसे हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शामिल है। सुधार अवधि में कम हो गया। यानी पहले जो हमने देखा था कि भाई सुधार जो था कृषि क्षेत्र में काफी किया गया था, सिंचाई, बिजली, सड़क, इन सब चीजों की व्यवस्था करवाई गई थी। अब उस पर ध्यान दो गवर्नमेंट का थोड़ा कम है, उसमें काफी कमी आई है, ठीक है ना। तीसरे क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है, और जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर सरकार की नजर थोड़ी हटी है। तो एक ये कमी है, कुछ लोगों का मानना है। निर्यात उन्मुख नीति। कृषि में निर्यात उन्मुख नीति रणनीतियों के कारण खाद्य उत्पादन से निर्यात बाजार के लिए नकदी फसलों में स्थानांतरित हो गया है। इससे खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हो रही है। यानी भारत के अंदर अब लोगों को फायदा जो होता है वो कौन सी फसल से होता है, वो होता है नकदी फसलों से। तो लोगों ने क्या कर दिया भाई, नकदी फसलों को उगाना ज्यादा शुरू किया है, उत्पादन ज्यादा शुरू किया है, जिससे खाद्यान्न की कीमतों में हमारे यहाँ वृद्धि हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न फसलें कम होती हैं तो बाहर से आती हैं, उनकी कमी हो जाती है तो उनमें वृद्धि हो जाती है। तो एक ये नुकसान है। सब्सिडी हटाना। उर्वरक सब्सिडी हटाने से उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा है, ठीक है ना। तो पहले जो गवर्नमेंट क्या होती थी, सब्सिडी देती थी रसायन और उर्वरकों पर, गवर्नमेंट ने उससे हटा दिया जब, तब से गरीब जो छोटे किसान हैं उनको क्या हुआ है, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो बेचारे बड़े मुश्किल से अपनी खेती का काम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक ये समस्या देखने को मिली है। आगे उद्योगों में सुधार। औद्योगिक विकास में निम्नलिखित कारणों से मंदी दर्ज की गई। उद्योगों में क्या देखने को मिला है, तो सस्ते आयाती सामान। वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों को माल और पूंजी का अधिक प्रभाव हुआ है, और परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग आयातित वस्तुओं के संपर्क में आया है, और सस्ते आयात ने घरेलू सामानों की मांग को खत्म कर दिया है, और घरेलू निर्माताओं को आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है, ठीक है। यानी जो भारत के अंदर सामान बनता है वो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, विदेशों से जो सामान बनकर आता है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, तो इसलिए वो सामान बिक जाता है, और भारत का सामान, भारत का जो बना हुआ सामान है वो बिक नहीं पाता, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। बुनियादी सुविधाओं की कमी। निवेश की कमी के कारण बिजली आपूर्ति सहित बुनियादी ढांचा सुविधाएं अपर्याप्त नहीं बन पाया, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है भाई जो बिजली आपूर्ति थी, ठीक है ना, उसका जो बुनियादी ढांचा है वो पूरा ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। यानी अभी भी हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। बिजली की काफी समस्या है, ठीक है ना। ग्रामीण स्तर पर काफी कमी देखने को मिलती है इन सब चीजों की, ठीक है। तो जो फायदा है हर जगह इसका फायदा देखने को नहीं मिलता, कुछ जगह काफी नुकसान भी देखने को मिलता है। विकसित देशों द्वारा गैर टैरिफ बाधाएं। भारत ने वस्त्र और परिधान के निर्यात पर सभी कोटा प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन कुछ विकसित देशों जैसे कि अमेरिका ने भारत से वस्त्रों के आयात पर अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए। यानी भारत ने तो क्या किया, अपना कोटा प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी भी नहीं हटाया, जैसे अमेरिका। रोजगार और वृद्धि। यद्यपि सुधार अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर में वृद्धि हुई, लेकिन ऐसी वृद्धि देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाई है, ठीक है ना। तो ऐसा माना गया भाई कि जीडीपी वगैरह थोड़ी बढ़ी है, लेकिन वो जीडीपी पूरे देश के अंदर रोजगार दे पाया है, तो ये भी हमें देखने को मिला, ये भी हमारे यहाँ क्या है, एक कमी रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक सुधार और राजकोषीय नीति। सुधार अवधि में कर में कमी अधिक राजस्व उत्पन्न करने और कर चोरी को रोकने के लिए की गई थी। तो ऐसा करा गया कि भाई हमने देखा कि कर में को चोरी से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कर में काफी छूट दी, कमी करी, लेकिन इससे सरकार के कर राजस्व में वृद्धि नहीं हुई। यानी सरकार ने तो ये सोचा भाई कर कम कर देंगे तो हमें राजस्व में ज्यादा वृद्धि होगी, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो राजस्व जो था गवर्नमेंट का उतना ज्यादा नहीं हुआ, जिससे सरकार जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम कर पाए, यानी राजस्व की भारत के पास जो है, सरकार के पास वो कमी रह जाती है। तो कारण क्या है,
टैरिफ में कमी से सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की गुंजाइश कम हो गई। यानी पहले गवर्नमेंट क्या करती थी भाई कि कोई भी सामान सीमा के इस पार या उस पार जाता था, उस पर टैरिफ लगता था, तो उससे राजस्व आता था। इसके हटने के बाद यहाँ से राजस्व में कमी आई है। विदेशी निवेशकों को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन से राजस्व बढ़ने की गुंजाइश को और कम कर दिया गया है। और हम क्या करते हैं भाई, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं। तो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के चक्कर में हमें यहाँ क्या है, राजस्व जो है हमारा क्या है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। यानी सरकार का पास जो राजस्व आता है उसमें क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। ठीक है ना। तो इससे क्या है, जो सरकार होती है कुछ महत्वपूर्ण काम है वो कर नहीं पाती है, तो ये भी एक समस्या है। विनिवेश, तो कुछ विद्वानों के अनुसार विनिवेश नीति सफल नहीं रही। तो जैसा हमने देखा था, विनिवेश का मतलब ये था कि जो हमारे सरकारी जो संस्थाएं थी उनको निजी संस्थाओं में हस्तांतरित किया गया था, निजी क्षेत्रों में दिया गया था, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को मानना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू की परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन किया गया और उन्हें निजी क्षेत्रों को बेचा गया। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो सरकारी क्षेत्र थे, सार्वजनिक क्षेत्र थे, उनको निजी क्षेत्र को बहुत कम दामों में दे दिया गया। ठीक है ना, उससे सरकारों को कोई फायदा नहीं हुआ। विनिवेश से प्राप्त ऐसी आय का उपयोग पीएसयू के विकास और देश में सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उपयोग करने के बजाय सरकारी राजस्व की कमी की भरपाई के लिए किया गया। ठीक है ना, यानी जो पीएसयू था, जो लाया गया सार्वजनिक क्षेत्रों के से को हस्तांतरित करके जो पैसा आया वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना लगा पाई, बल्कि वो क्या, सरकारी राजस्व की जो कमी थी उसको पूरा करने में उन्होंने लगाया। ठीक है ना, यानी उससे डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया। गवर्नमेंट का ये मानना था कि भाई हम क्या करेंगे, जो अगर हम किसी चीज में विनिवेश कर रहे हैं तो वहाँ का जो पैसा आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ों में लगाया जाएगा। लेकिन पहले से ही भारत का जो राजस्व है वो बहुत कम है, यानी जो हमारे घाटे हैं या जो हमारा उधार है वो सारा पैसा वहाँ खर्च हो जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो चीज़ नहीं लगता, यानी बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पर काम नहीं किया जा पाता फंड की कमी के कारण। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ आर्थिक सुधार जो किए गए बाद में भारत में, जिसमें से एक था विमुद्रीकरण। ठीक है, जिसे हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। विमुद्रीकरण क्या था, तो विमुद्रीकरण का मतलब है किसी देश में प्रचलित मुद्रा के विशेष मूल्य वर्ग कानूनी रूप से अमान्य कर देना। ठीक है ना, यानी कोई भी जो करेंसी भारत के अंदर चल रही है, ठीक है ना, उसको इलीगल, यानी कि भाई अब इसकी वैल्यू खत्म कर दी जाती है, ऐसा कर देना। यानी एक करेंसी जो भारत के अंदर चल रही है उसको बंद कर देना, उसे क्या कहा जाएगा, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहा जाएगा। तो भारत में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित करने की घोषणा की थी। ठीक है ना, तो आप लोगों को याद ही होगा, बहुत सारे लोगों को, कि 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री रात को आते हैं और कहते हैं कि आज से जो हमारे 500 के जो 1000 के नोट हैं वो हैं अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी हम उनका लेन देन में प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ये तो उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, तो 1000 का नोट तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था, 500 का नोट जो था उसको क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। ठीक है ना, तो 1000 रुपए का जो नोट था उसको बदलकर 2000 किया गया था। ठीक है ना, और अब क्या किया गया, 2000 को भी क्या कर दिया गया, विमुद्रीकरण कर दिया गया। 2000 के नोट को भी क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो विमुद्रीकरण क्यों करा जाता है, क्या कारण है, उद्देश्य क्या होता है, तो मेन उद्देश्य कहा गया ये था काला धन और भ्रष्टाचार को खत्म करना। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन, अघोषित संपत्ति और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना था। ठीक है, कहा जाता है कि भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, काले धन के रूप में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। अगर वो क्या हुआ, कानूनी प्रक्रिया से अगर वो बाहर हो जाता है, उसकी मान्यता खत्म कर दी जाती है, तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए कदम उठाया जाता है। जाली नोटों पर रोक, अवैध रूप से प्रचलित जाली नोटों की समस्याओं को समाप्त करना था। जो भी करेंसी होती है उसके जाली नोट जारी कर दिए जाते हैं, बाजार में काफी सर्कुलेट होते हैं। तो जब विमुद्रीकरण किया जाता है तो जो भी पुराने नोट्स होते हैं उनको खत्म किया जाता है। ठीक है ना, और जो भी पुराने नोट्स है या तो उनको हटा दिया जाएगा या गवर्नमेंट उसको वापस ले लेती है। तो उस समय गवर्नमेंट आसानी से क्या करती है, जो जाली नोट होते हैं उनको जो एक प्रक्रिया में चल रहे होते हैं उनको क्या कर देती है, वो बाहर कर देती है उस प्रक्रिया से, चलने की प्रक्रिया से। क्योंकि जब वो नोट की वैल्यू खत्म हो जाती है तो जाली वोटों की जो जाली नोट होते हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है और वो बाहर हो जाते हैं। तो इससे गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि भाई जाली नोट में जो है वो कमी आएगी, जो बहुत मात्रा में भारत में चल रहे थे उस टाइम। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, तो डिजिटल भुगतान और कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। तो भारत ने कहा भाई कि विमुद्रीकरण के द्वारा हमारा मेन मकसद ये भी था कि हम क्या करें, डिजिटल लेन देन करें। ठीक है ना, यूपीआई वगैरह हो गया, ट्रांसफर वगैरह हो गया, यूपीआई मनी वगैरह, तो इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इन पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको सरल करने के लिए जो है विमुद्रीकरण की नीति अपनाई थी, ऐसा कहा जाता है। परिणाम क्या हुआ इसका,
अल्पकालीन असुविधा, लोगों को नकदी की कमी और बैंकों में लंबी कतारों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब कोई भी नोट जो लीगल नहीं रह गए तो उनको एक्सचेंज कराने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ा, तो ये एक समस्या आई थी उस टाइम। डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई, डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, ठीक है ना। तो ये एक फायदा कहा जा सकता है भाई कि डिजिटल लेन देन होता तो सबको पता होता है भाई कि पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो इससे फायदा हुआ। काले धन पर आंशिक नियंत्रण, यानी कुछ काले धन और प्रणाली में वापस लाया गया, लेकिन पूरी तरह से इसका उन्मूलन नहीं हो सका। तो ऐसा कहा गया भाई कि काले धन को खत्म कर दिया गया, तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ लोगों का मानना है ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो पूरी तरह से इसको खत्म करना मुश्किल है, और काला धन जो है पूरी तरह से वो खत्म भी नहीं हुआ, तो ठीक है ना। तो ये भी कहा जाता है। अगला जो एक सुधार हुआ हमारे यहाँ बड़ा, वो था जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जिसे कहा जाता है। तो जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसे 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क आदि को समाप्त कर एकल कर प्रणाली को लागू करना था, ठीक है। यानी भारत के अंदर बहुत सारे कर हुआ करते थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे हुआ करते थे। तो उन सारे करों को क्या किया गया भाई, जो अप्रत्यक्ष कर थे, बहुत सारे ऐसे अप्रत्यक्ष कर थे, ठीक है ना, जो बहुत सारे होते थे, उनको लेन देन में बड़ी दिक्कतें आती थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो इस अप्रत्यक्ष कर को हटाकर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नॉर्मल टैक्स, ठीक है ना, प्रणाली लेकर आए कि सारी जितने भी टैक्स हैं उन सब टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, एक में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और उसे क्या कहा गया, जीएसटी, ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा कर कहा गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था एक कर संरचना का सरलीकरण करना। तो एकीकृत कर प्रणाली से कर अनुपालन को सरल और पारदर्शी बनाया गया, ठीक है ना, इजी किया गया इसको। कर आधार का विस्तार, व्यापक कर आधार से राजस्व में वृद्धि हुई, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि कर को लेना थोड़ा आसान हो गया, ठीक है ना। दोहरा कराधान समाप्त करना, वस्तुओं और सेवाओं पर दोहरे कराधान की समस्या को समाप्त किया गया। यानी जब टैक्स दिया जाता था, स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती थी, तो उसमें कुछ समस्याएं आती थी, ठीक है ना। तो डबल जो चीजें होती थी, डबल समस्याएं होती थी, उसको खत्म किया गया इससे। मुक्त व्यापार क्षेत्र, राज्यों के बीच निर्बाध व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, जो लेन देन की प्रक्रिया थी वो सरल हुई। एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता था, जो टैक्स की समस्याएं होती थी, उसको भी क्या किया गया, खत्म किया गया इसके द्वारा, ठीक है ना। तो ये भी एक फायदा था। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि व्यापार में पारदर्शिता आई, कर प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ी और कर चोरी में कमी आई। तो इससे क्या हुआ भाई कि कर को लेना देना आसान हो गया, और जो कर की चोरी होती थी उसको भी आराम से रोका जा सकता था। उत्पादकों की लागत में बदलाव आया, कुछ उत्पादकों की कीमतें बढ़ी जबकि कुछ की कम हुई, जिससे व्यापारिक संतुलन में सुधार हुआ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा भी होता था भाई, कुछ ऐसी कर को क्या किया, कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है ना। तो जब कर को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया भाई कि इस चीज पे इतना टैक्स, ठीक है ना, 5%, 13%, 17%, 28%, इस तरह से क्या गया, टैक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो जैसी वस्तु होती थी उसके हिसाब से टैक्स को निश्चित किया गया भाई कि जिस तरह की वस्तु है उस तरह का टैक्स इस पर लगाया जाएगा। तो ये भी थोड़ा आसान हुआ, जो कुछ चीजें ऐसी थी जो टैक्स की वजह से महंगी थी वो सस्ती भी हुई। आसान कर अनुपालन, व्यवसायों के लिए कर जमा करना और कर रिटर्न फाइल करना आसान हो गया, ठीक है ना। तो पहले जो होता था बहुत सारे करों को लेन देने में थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, एक कर से ये जो है लेना और देना, जो कर को भरना जो था, रिटर्न फाइल करना जो था, वो बहुत आसान हो गया। आर्थिक समृद्धि, दीर्घकालीन दृष्टिकोण से जीएसटी ने आर्थिक विकास और व्यापारिक प्रक्रिया को अधिक सुसंगत और कुशल बना दिया। इससे क्या हुआ भाई, लेन देन जो था वो आसानी हुआ, यानी जो व्यापारिक लेन देन होता था, सामान का लेन देन होता था, उसमें जो टैक्स प्रक्रिया होती थी वो आसान हो गई, ठीक है ना। टैक्स को कई तरह, टैक्स देते टाइम पहले बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता था, मिलाना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था, घटाना पड़ता था, लेकिन इस एक टैक्स ने जो सारी समस्याएं थी उनको खत्म कर दिया, ठीक है ना, आसान कर दिया। तो ये इससे क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हुई और व्यापारियों को जो है वो काफी फायदा हुआ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।